कॉलेज ऑफ एडमिशन टेस्ट में बहुत से तलबा हर माह आते हैं ताकि वो सेट की तैयारी कर सकें। लेकिन बुनियादी तौर पे उन्हें सेट के बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन होती है कि वो जानना चाहते हैं कि सेट किस किस्म का टेस्ट होता है, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या हम रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन कोई गलत हो जाए तो क्या दोबारा उसे सही किया जा सकता है, क्या हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर जा सकते हैं बिफोर टाइम, या हम किसी सेक्शन पर वापस आ सकते हैं किसी क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए। तो इन्हीं तमाम सवालों को सामने रखते हुए ये वीडियो तैयार की गई है ताकि तलबा इस वीडियो से इस्तेफादा करके अपने जहन की जो कन्फ्यूजन हैं उनको दूर कर सकें और बेहतर अंदाज में टेस्ट की टू द पॉइंट तैयारी कर सकें। तो आप देखते हैं कि सेट है क्या चीज़। सेट बेसिकली कॉलेज बोर्ड जो कि एक यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है उसका टेस्ट है और इस टेस्ट का स्कोर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। पाकिस्तान में भी जो अच्छे इदारे हैं वो इसके टेस्ट को एज ए बेसिक क्राइटेरिया फॉर एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं। तकरीबन तमाम ममालिक ही फॉरेन स्टूडेंट से सेट के टेस्ट का स्कोर मांगते हैं ताकि उनको वैल्यूएट करके एडमिशन दिया जा सके। इसी तरह से पाकिस्तान में बावजूद इसके कि यहाँ के लोकल स्टूडेंट हैं लेकिन वो सेट की बुनियाद पर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो सेट बेसिकली एक एडमिशन टेस्ट है जो जिसका स्कोर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। पहले सेट पेपर बेस होता था, खासतौर पर पाकिस्तान में टोटली पेपर बेस्ड टेस्ट था, यानी कि स्टूडेंट इसको पेपर पर सॉल्व करता था। लेकिन अब सेट डिजिटल है, यानी कि ये कंप्यूटर पर दिया जाता है। तो इसका नाम भी डी सेट भी इसे कहते हैं और डिजिटल सेट भी कहा जाता है। तो डिजिटल सेट वैसे बेसिकली सेट जो है वो एक जर्नल टेस्ट है, यानी कि इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन फार्मूले इनकी ज़रूरत पहले भी नहीं होती थी, अब बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी कि आपको मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप फार्मूले याद करें और फैक्ट्स याद करें, जैसा कि आमतौर पे पेपर्स में होता है कि आपको फार्मूले भी याद करने होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज भी याद करनी होती हैं। तो ये सेट में नहीं होता। सेट में मेमोराइजेशन इतनी ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है कि प्रीवियस स्टडीज में आपने क्या कुछ गेन किया है और कौन कौन सी स्किल आप अक्वायर कर चुके हैं। तो देखिए ये एबिलिटी चेक करता है किस चीज़ की, नॉलेज एंड स्किल, कौन सी जो आपने प्रीवियस क्लासेस में हासिल की है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट 12 ग्रेड के बाद ये टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब है 12 ईयर उसने जो स्कूल और कॉलेज में लर्न किया है, ये टेस्ट उसकी वैल्यूएशन करता है कि इसमें कितनी स्किल आ चुकी हैं। और ये आपकी थिंकिंग स्किल चेक करता है कि आप किसी चीज़ को पढ़कर, किसी चीज़ को आप कोई चीज़ आपके सामने रखी जाए तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह से उसी चीज़ों को लिंक करते हैं। ये तमाम स्किल्स इसमें ज़रूरी होती हैं और जाहिर है जब आप एडवांस स्टडी में जा रहे हैं तो यही स्किल आपकी यूनिवर्सिटी और कैरियर में भी काम आती है। सेट का स्ट्रक्चर क्या है? सेट में बेसिकली दो सेक्शन शामिल हैं। एक है रीडिंग एंड राइटिंग जो कि इंग्लिश कह लें आप इसमें, दूसरा है मैथमेटिक्स। ये दो सेक्शन पर मुश्तमिल टेस्ट है और हर सेक्शन में यानी कि देखें रीडिंग में और राइटिंग के सेक्शन में 54 क्वेश्चंस होते हैं और मैथ में टोटल 44 क्वेश्चंस हैं, यानी कि सेट में टोटल 98 क्वेश्चंस होंगे। रीडिंग एंड राइटिंग के 54 और मैथ के 44 क्वेश्चन, इनको ऐड करें तो आपके 98 बनते हैं। यानी कि सेट में टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने वो होंगे 98। रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन में आपको इन 54 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 64 मिनट मिलते हैं, जबकि मैथ में इन 44 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 70 मिनट्स मिलेंगे। तो अगर आप इन दोनों टाइम्स को ऐड करें तो ये बनते हैं 134 मिनट, यानी कि सेट की टोटल वर्किंग ड्यूरेशन है। याद रखें कि इसमें ब्रेक भी आती है जिसके मैं अभी बाद में बताता हूं आपको। तो 134 मिनट्स है क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम,
जो कि 2 आवर्स और 14 मिनट बनता है। यानी कि ये टेस्ट कितनी देर का हुआ? तकरीबन 2.25 घंटे का टेस्ट है। आप देखें रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन को, इसके 2 मॉड्यूल आएंगे, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, यानी कि बारी बारी। पहले आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चन आएगा जो कि मुश्तमिल होगा कितने क्वेश्चन पर? 27 क्वेश्चन पर। 27 क्वेश्चन का मॉड्यूल 1 है। जब आप मॉड्यूल 1 को सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपके पास मॉड्यूल 2 आएगा, यानी कि इंग्लिश का ही रहेगा, अब मैथ नहीं आ रहा। ये सिमल्टेनियसली आएंगे, लगातार आएंगे, एक के बाद दूसरा मॉड्यूल शुरू हो जाएगा और वो भी 27 क्वेश्चन का ही होगा। मॉड्यूल 1 भी 27 क्वेश्चन का है और मॉड्यूल 2 भी 27 क्वेश्चन का है और टोटल हो गए 54 क्वेश्चन। तो मॉड्यूल 1 आप पहले सॉल्व करते हैं, जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके फौरन बाद जैसे ही टाइम खत्म होगा मॉड्यूल 2 आपके सामने आना शुरू हो जाएगा और सेक्शन नहीं बदल रहा, यानी कि मैथ के क्वेश्चन नहीं आ रहे, रीडिंग एंड राइटिंग ही रहेगी। मॉड्यूल 1 के फौरन बाद मॉड्यूल 2 आ जाएगा। मॉड्यूल 1 में आपको 32 मिनट्स मिलेंगे और मॉड्यूल 2 को करने के लिए भी 32 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि टोटल वही 64 मिनट्स हो गए। उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक आएगी, यानी कि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 करने के बाद आपका रीडिंग एंड राइटिंग का सेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको 10 मिनट की ब्रेक मिलेगी, लेकिन इस ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप घर जा सकते हैं। घर नहीं जा सकते, आप वहीं रहेंगे सेंटर में, अपनी सीट पर बैठते हैं। अमूमन वो खड़ा होने की इजाज़त देते हैं, आप हाथ पांव हिला लेते हैं, लेकिन इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात कुछ रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि आप अपनी सीट पे बैठे रहें, इधर उधर गर्दन हिला सकते हैं और हाथ पांव हिला सकते हैं, लेकिन आप अपनी सीट छोड़कर किसी और जगह नहीं जा सकते। उस 10 मिनट की ब्रेक के फौरन बाद मैथ का सेक्शन शुरू हो जाता है। इसमें भी मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 है। पहले आप मॉड्यूल 1 करेंगे, फिर दूसरा मॉड्यूल 2 करेंगे और टाइमिंग देखें कि मॉड्यूल 1 के लिए 22 क्वेश्चंस होंगे आपके पास दोनों मॉड्यूल में, 22 एक में है, 22 दूसरे में, और टाइम क्या होगा? 35 मिनट मॉड्यूल 1 में और 35 मिनट मॉड्यूल 2 में। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 44 और आपने इनको सॉल्व करना है 70 मिनट में। आप देखें कि पहले टाइम बन रहा था 134 मिनट्स, इसमें अगर 10 मिनट और मिला दें तो ये हो जाएगा 144 मिनट, यानी कि 2 आवर एंड 24 मिनट का टोटल सेट है, इंक्लूडिंग 10 मिनट ब्रेक। विदाउट 10 मिनट ब्रेक कितना होगा? 2 आवर एंड 14 मिनट का। जाहिर है आपने तो टोटल टाइम काउंट करना है, तो आप समझ लें कि तकरीबन 2.5 घंटे का टेस्ट है, 2 घंटे और 24 मिनट का टोटल टेस्ट है। इसको आप 2.5 घंटे कह लें अप्रॉक्सीमेटली। ये वही बात कि 10 मिनट ब्रेक बिटवीन द रीडिंग एंड राइटिंग और मैथ के सेक्शन में। और अब आप नोट करें कि नो ब्रेक बिटवीन 2 मॉड्यूल, मॉड्यूल्स के दरमियान में ब्रेक नहीं आएगी। एक पूरा सेक्शन होगा मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का, उसके बाद ब्रेक आएगी, यानी कि दोनों मॉड्यूल करने से क्या होगा? सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको 10 मिनट की ब्रेक मिलेगी। फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर मॉड्यूल का टाइम अलहदा काउंट होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मॉड्यूल 1 पर ज्यादा टाइम लगा दें और मॉड्यूल 2 का टाइम कम हो जाए। नो, जब मॉड्यूल 1 खत्म होगा उसका टाइम, तो आप मॉड्यूल 2 पे जा सकेंगे। आप टाइम ना बचाकर दूसरे मॉड्यूल पर उसको स्पेंड नहीं कर सकते। अगर मॉड्यूल 1 का टाइम जितना है आप उतने ही टाइम लगेगा, और मॉड्यूल 1 का टाइम कितना है? देखें कि अगर आप मैथ की बात कर रहे हैं 35 मिनट से, तो इसका मतलब ये होगा कि आप पहले 35 मिनट्स में मॉड्यूल 1 करेंगे और जब 35 मिनट खत्म हो जाएंगे, बेशक आपने कंप्लीट किया या नहीं किया, आप
ऑटोमेटिकली कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर पे टेस्ट हो रहा है, तो आप खुद ब खुद मॉड्यूल 2 में चले जाएंगे। तो हर मॉड्यूल का टाइम सेपरेट है, वो दूसरे के साथ आप मिक्स नहीं कर सकते, ना बचा सकते हैं, ना एक्स्ट्रा टाइम अगले मॉड्यूल का ले सकते हैं। अलबत्ता स्टूडेंट विल बी एबल टू स्किप अहेड और गो बैक टू द क्वेश्चन विद इन मॉड्यूल। देखिए, अलबत्ता ये हो सकता है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 पर हैं, वहां से आप बैक टू 3 भी जा सकते हैं। आप चाहते हैं कि 5 के बाद एग्जैक्टली आप 10 पर चले जाएं, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मॉड्यूल क्रॉस करके अगले मॉड्यूल पे चले जाएं। विद इन मॉड्यूल आप स्क्रोलिंग कर सकते हैं, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे। इसी तरह से आप फील करते हैं कि मैंने पिछला क्वेश्चन सही नहीं किया था, आप स्किप करके वापस जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 मुश्किल लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको स्किप करके 8 पे भी जा सकते हैं, 9 पे भी जा सकते हैं। विद इन मॉड्यूल आप आगे पीछे चल सकते हैं कि क्वेश्चन को बैक पर भी जा सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को स्किप करके उससे अगले क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं। स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन द नेक्स्ट मॉड्यूल। यही बात कि मॉड्यूल आप स्किप नहीं कर सकते, कोई भी चीज बिफोर टाइम आप नहीं जा सकेंगे, जब तक कि आप कंप्लीट नहीं कर लेते। टाइम खत्म होगा तो अगले पर जाएंगे। फिर है डिजिटल सेट इज अडॉप्टेड टेस्ट। अब व्हाट इज अडॉप्टेड? ये कोई नई चीज नहीं है। ये GMAT GRE जो सेट से बड़े टेस्ट हैं, जो MPhil MBA या PhD वगैरह के लिए जो टेस्ट है, उसमें अडॉप्टिव टेस्ट अभी भी है, जिनको CBT कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये जो पुराने टेस्ट हैं जो अभी भी चल रहे हैं, पुराने तो नहीं कह सकते इन्हें, लेकिन इनमें ये होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो कंप्यूटर आपको अगला क्वेश्चन निस्बतन आसान देता है। अगर आप उसे भी गलत कर देते हैं तो उससे भी आसान क्वेश्चन आएगा। अगर आप क्वेश्चन को सही करते हैं तो उससे अगला क्वेश्चन उससे मुश्किल क्वेश्चन आता है। तो ये कहलाते हैं कंप्यूटर अडॉप्टिव टेस्ट। लेकिन सेट के साथ इस तरह नहीं है, ये क्वेश्चन बेस्ड अडॉप्टेशन इसमें नहीं है, ये है सेक्शन अडॉप्टिव टेस्ट। इसका मतलब ये है कि जब आप मॉड्यूल 1 पर होते हैं उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं। देखें, आप मॉड्यूल 1 पे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे, कुछ बहुत मुश्किल होंगे। ये पूरा एक मिक्सचर होगा मॉड्यूल 1। ये इंग्लिश का भी हो सकता है, मैथ का, दोनों के साथ एक ही तरह से ट्रीटमेंट होगी कि मॉड्यूल 1 इज द मिक्सचर ऑफ इजी, मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चंस। अगर आप इसमें परफॉर्म सही नहीं करते और आप ज्यादा क्वेश्चन गलत कर देते, खासतौर पे मुश्किल क्वेश्चन आपने ज्यादा गलत कर दिए, तो आपकी है बैड परफॉर्मेंस। इसका नतीजा ये होगा कि जो अगला मॉड्यूल आएगा उसमें इजी क्वेश्चन ज्यादा होंगे। और अगर आपने मॉड्यूल नंबर 1 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो जो नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा उसमें हार्ड क्वेश्चंस होंगे। यानी कि क्या किया, इसमें सेकंड मॉड्यूल जो है वो अडॉप्ट करता है अपना डिफिकल्टी लेवल ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूल 1। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज पैदा होती है, और वो क्या है, वो ये है कि अगर हमें इजी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन याद रखें कि उसमें होता क्या है कि अगर आसान क्वेश्चन है तो उसका स्कोर भी कम है, आपको उसका एडवांटेज नहीं होगा। आपको ज्यादा मार्क्स तब मिलेंगे जब आप हार्ड क्वेश्चन को करते हैं। इसीलिए अगर आप क्वेश्चन कम करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल वाले क्वेश्चन करते हैं, तो हो सकता है कि आपका स्कोर ऐसे स्टूडेंट से ज्यादा हो जिसने ज्यादा क्वेश्चन सही किए हैं लेकिन आसान वाले। तो गेटिंग मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन करेक्ट, अगर आप ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो आपका स्कोर कंपैरेटिवली हायर होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करना और ज्यादा मुश्किल वाले क्वेश्चन सही करना, इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कितने मुश्किल क्वेश्चन को सही करते हैं। तो अगर आपके पास सेट के दौरान आसान क्वेश्चन आना शुरू हो जाए जो आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो इट डजंट मीन कि आपका स्कोर बढ़ रहा है। हो सकता है कि आपका स्कोर सारे क्वेश्चन सही करने के बाद भी कम हो, क्योंकि आपने बहुत आसान वाले क्वेश्चन किए हैं। तो आप देखेंगे इसमें अब ये नहीं है
क्या मॉड्यूल 2 में ही परफॉर्म करेंगे? नो, मॉड्यूल 1 में बहुत अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि इसी की बेस पे वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिनके मार्क्स ज्यादा हैं। अगर आपने मॉड्यूल 1 में ही बैड परफॉर्मेंस की और इजी क्वेश्चन ज्यादा किए और मुश्किल क्वेश्चन आप कर ही नहीं सके, तो उसका नतीजा क्या होगा कि आपका लेवल बिल्कुल ही गिर जाएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट इजी क्वेश्चन ही मिलेंगे जिनका स्कोर कम होता है। तो आप बेशक सेकंड मॉड्यूल में सारे क्वेश्चन भी सही कर लें तो आपका स्कोर कम होगा, क्योंकि आपका लेवल ही इजी हो गया था। तो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, आप किसी एक को भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। और याद रखें कि हर टेस्ट में, आप दुनिया का कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो करेक्ट क्वेश्चन की तादाद बढ़ाना जरूरी होता है। आप ये नहीं कि जानबूझ के आप जो है आसान क्वेश्चन को छोड़ देंगे, नो, आप प्रॉपरली कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज और भी होती है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं 30 ईयर से यही चीजें पढ़ा रहा हूँ, सेट पढ़ाते हुए मुझे 31 ईयर हो चुके हैं। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा, यानी कि अब मैं अपने तजर्बे की बेस पे आपको कह सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मुश्किल। मेरी क्लासेस के अंदर बाद का 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बाद का 50 स्टूडेंट बैठे हैं, बाद का 2 स्टूडेंट हैं। तो अगर एक क्लास बड़ी क्लास है, उसमें हमने स्टूडेंट को एक जैसा टेस्ट दिया, पता लगता है कि एक स्टूडेंट कहता है कि सर क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मुश्किल है, और साथ बैठा हुआ स्टूडेंट कहता है सर क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा मुश्किल है। तो आप बताएं कि कैसे पता चलेगा कि आप आसान क्वेश्चन कर रहे हैं या मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हैं? क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है वो आपको आसान लगेगा, जो आपको नहीं आता वो आपको मुश्किल लगेगा। तो एक्चुअली सेट के जो टेस्ट डेवलपर्स हैं, जो टेस्ट मेकर्स हैं, वो एक एवरेज रखते हैं, एक एवरेज लेवल रखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को टेस्ट दिया गया। मतलब 1000 स्टूडेंट को एक क्वेश्चन दिया गया, पता लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको सही कर लिया, इसका मतलब ये कंपैरेटिवली इजी है। और पता लगता है कि 1000 स्टूडेंट में से बहुत कम स्टूडेंट एक क्वेश्चन को कर सके, तो वो मुश्किल क्वेश्चन होगा। तो वो क्वेश्चन का लेवल होता है एक एवरेज लेवल, जो एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देने के बाद उनकी परफॉर्मेंस देखकर डिटरमिन किया जाता है कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, ये क्वेश्चन आसान है। वरना हर क्वेश्चन जो स्टूडेंट कर रहा है वो उसको आसान लगता है, और जो उससे नहीं होता वो उसे मुश्किल लगता है। तो यहां से नटशल ये है कि आप हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, आप स्किप नहीं करेंगे, आसान नहीं समझेंगे, किसी को मुश्किल नहीं समझेंगे, आपने हर क्वेश्चन करना है। लेकिन जाहिर सी बात है उसमें मिक्स होगा कि कुछ क्वेश्चन जो उनके लिहाज से, सेट के टेस्ट मेकर्स के लिहाज से मुश्किल है, वो उसके मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे, और जो आसान है उनके लिहाज से उसके मार्क्स आपको कम मिलेंगे। लेकिन आपने करना ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने हैं। फिर आते हैं ऑपरेशनल एंड प्री टेस्ट क्वेश्चन। अब ऑपरेशनल और प्री टेस्ट क्वेश्चंस क्या है? अभी जो मैंने बात की थी कि एक एवरेज लेवल सेट करना है, तो आप बताएं कि थाउजेंड स्टूडेंट कहां से लाएं और उनको एक टेस्ट क्वेश्चन दिए जाएं कुछ, और फिर उसकी बेस पे लेवल बनाएं। तो एक्चुअली अमूमन जो इंटरनेशनल टेस्ट हैं उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिसर्च पर्पस के लिए होते हैं, ताकि वो क्वेश्चन आम नेचुरली जो पेपर हो रहे होते हैं उनमें मिक्स होते हैं। अब स्टूडेंट को नहीं पता कि ये इस टेस्ट का स्कोर काउंट होगा या नहीं होगा, वो रिसर्च क्वेश्चन होता है। अब वो पता लगता है पूरी दुनिया में 1 लाख स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, अगर उसे बहुत सारों ने सही कर लिया तो उसका लेवल वो इजी कर देंगे, और जिसको बहुत कम लोग कर सके उसका लेवल मुश्किल हो जाएगा। यानी कि वो परसेंटेज कैलकुलेट करके एक स्केलिंग कर लेंगे कि ये इतना मुश्किल क्वेश्चन है। तो सेट में भी इसी तरह होता है। सेट में ऑपरेशनल क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिनके नंबर काउंट होंगे, आपका स्कोर ऑपरेशनल क्वेश्चन से पता चलता है। और प्री टेस्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके स्कोर में काउंट नहीं होंगे, लेकिन याद रखें कि ऑपरेशनल और प्री टेस्ट को आप जज नहीं कर सकेंगे। आपने हर सूरत सारे क्वेश्चन करने हैं, आप जज नहीं कर सकते क्योंकि ये मिक्स होकर आते हैं। और होता क्या है कि हर मॉड्यूल में 25 ऑपरेशनल क्वेश्चंस होते हैं और 2 क्वेश्चंस प्री टेस्ट क्वेश्चन होते हैं। यानी कि ये फ्यूचर के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है
ताकि इनका लेवल और रिसर्च वगैरह कर की जा सके कि किस किस्म के क्वेश्चन किस तरह से परफॉर्मेंस मांगते हैं। तो इस तरह ऑपरेशनल और प्री टेस्ट क्वेश्चन मिलाकर 27 क्वेश्चन बनते हैं। मैथ में अगर आप आएंगे तो 20 ऑपरेशनल क्वेश्चन होते हैं और 2 प्री टेस्ट क्वेश्चन होते हैं हर मॉड्यूल में। इसका मतलब इंग्लिश के 2 मॉड्यूल हैं, इसका मतलब है इसमें टोटल 4 ऑपरेशन प्री टेस्ट क्वेश्चन हो गए। और मैथ में भी 2 मॉड्यूल हैं और हर मॉड्यूल में 2 क्वेश्चन प्री टेस्ट हैं, तो 4 क्वेश्चन यहाँ हो गए। तो हम आराम से कह सकते हैं कि पूरे सेट में 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्री टेस्ट हैं और इनका स्कोर आपके स्कोर में काउंट नहीं होगा। ये आप सही करें या गलत करें, उनका आपके स्कोर से के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, ऑपरेशनल क्वेश्चन काउंट टुवर्ड्स योर स्कोर। प्री टेस्ट क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होते हैं, रिसर्च क्वेश्चन होते हैं और ये फ्यूचर के लिए होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनके पेपर्स वगैरह में पेपर में ये दोबारा आते हैं और वहां इनका स्कोर काउंट होता है। आपसे कोई कंसर्न नहीं इनका। फिर आते हैं क्वेश्चन टाइप। सेट में क्वेश्चन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। रीडिंग में देखें, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन में सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं, 4 ऑप्शन मल्टीपल चॉइस, यानी कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश का हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन एमसीक्यू होगा। अलबत्ता मैथ में फर्क है। मैथ में 75% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 33 क्वेश्चन ये 4 ऑप्शन एमसीक्यूज होंगे। ये एमसीक्यूज होंगे, ये भी एमसीक्यूज थे और 4 ऑप्शन के साथ ए बी सी डी ऑप्शन होंगी। मैथ में भी इसी तरह होगा, लेकिन 75 क्वेश्चन जो कि अप्रोक्सीमेटली 33 होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, 75% भी अप्रोक्सीमेटली है। अच्छा, बाकी 25% या 25% यानी कि 11 क्वेश्चन कैसे होंगे? ये होंगे स्टूडेंट प्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्स, जिनको हम कहते हैं SPR। स्टूडेंट प्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपने आंसर फाइंड आउट करके एक स्पेस दी गई होगी कंप्यूटर पर आपको स्क्रीन पर, उसमें आपने इसको लिखना होता है। गिवन स्पेस पे स्टूडेंट इसको आंसर को लिखेगा, ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपने आंसर निकालना है। जैसे कि आप सब्जेक्टिव पेपर्स में जो आपके 11th ग्रेड 12th ग्रेड में होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आखिर में आंसर लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से है कि आप अपने स्क्रैच पेपर पर सॉल्व करेंगे या आइडिया लगाएंगे और उसका आंसर आप बाकायदा लिखेंगे। तो इनको कहते हैं स्टूडेंट रिस्पॉन्स, स्टूडेंट प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज, SPR। ये अप्रोक्सीमेटली 11 क्वेश्चन होंगे और जो MCQs हैं वो 33 होंगे। टोटल स्कोर, सेट का टोटल स्कोर क्या होता है? अब इसमें 2 चीजें हैं। टोटल स्कोर इसका होता है 1600, यानी कि मैक्सिमम अगर एक स्टूडेंट सारे क्वेश्चन सही करके आता है तो उसका जो स्कोर हो सकता है वो 1600 है। मिनिमम कितना होगा? अगर एक स्टूडेंट सारे क्वेश्चन गलत करके आता है तो उसका स्कोर होगा 400, यानी कि सेट में 0 स्कोर नहीं होता। इसका बेस स्कोर है 400, तो आप एक क्वेश्चन भी करेंगे तो 400 से ऊपर चले जाएंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट 800 स्कोर लेता है टोटल सेट में, तो उसने 800 नहीं लिए, 400 तो ऑलरेडी उसे बेस स्कोर मिला है, तो एक्चुअली उसका 400 स्कोर है। लेकिन आपसे कोई कंसर्न नहीं है, आपका स्कोर यही काउंट होगा जितना आपके स्कोर रिपोर्ट पर लिखा होगा। वो बेस स्कोर क्या है क्या नहीं है इसको छोड़ दें, लेकिन एक सेल्फ एवेल्युएशन जरूर होती है इंसान की जिंदगी में कि एक्चुअली मैंने इतना किया था, 400 तो मुझे फ्री में मिले हैं। और हर सेक्शन को देखें तो हर सेक्शन का बेस स्कोर है 200 और मैक्सिमम स्कोर है 800, यानी कि इंग्लिश में भी 800, रीडिंग एंड राइटिंग में, और मैथ में भी 800, दोनों मिलाकर 1600 बन जाता है। फिर आए नेगेटिव मार्किंग। सेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।
यानी कि आप फ्रीली फ्लूक भी मार सकते हैं, अंदाजे से भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप उसे सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से आंसर दें। बावजूद इसके कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, बात का जरूरत होती है कि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, आपके पास चंद सेकंड है और आप जो है वो 2-3 क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो ठीक है, आप हिट एंड ट्रायल के ऊपर जो मर्जी आंसर दे देते हैं थोड़ा सा सोच के, तो उसका नुकसान नहीं हो सकता, फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर वो सही हो गया तो फायदा है, और अगर गलत हो गया तो नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। लेकिन वही बात ये मैंने लिख भी दी थी यहाँ पे, ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करें, नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। तो अगर आप टाइम शॉर्टेज का शिकार हो जाएं, हालांकि आपको होना नहीं चाहिए, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करें आप, लेकिन अगर किसी भी वजह से टाइम शॉर्टेज का शिकार हो जाएं तो आप ब्लैंक छोड़कर मत आए, आप अंदाजे से भी आंसर दे सकते हैं कि अगर कोई तुक्का लग गया तो स्कोर मिल जाएगा, और नहीं है सारे गलत हो गए तुक्के में मारने वाले तो भी आपका नुकसान कोई नहीं होगा। अब देखते हैं कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है। अब पेपर बेस तो है नहीं, और नॉर्मल कंप्यूटर पर जाहिर है हर कंप्यूटर पे ये टेस्ट इस तरह से नहीं चल सकता जैसे कि हम कोई स्क्रीन चलाते हैं और नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं। तो इस सिलसिले में कॉलेज बोर्ड की अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है ब्लू बुक। कॉलेज बोर्ड जो इस टेस्ट को कंडक्ट कराता है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अपनी एक ऐप प्रोवाइड करता है, टेस्टिंग एप्लीकेशन है जिसका नाम है ब्लू बुक। ये टेस्ट सिर्फ इसी एप्लीकेशन पर दिया जा सकता है। पाकिस्तान में तो कोई ऐसे आई थिंक कि कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे और उसने अपने नेटवर्क पर ये इंस्टॉल की हुई हो और स्टूडेंट खुद इसको वहां बैठकर प्रैक्टिस कर सके इस पर क्वेश्चंस की। लेकिन जैसे ही आप सेट की कॉलेज बोर्ड साइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, फीस वगैरह पे करके, जब आप उनके बाकायदा तौर पे टेस्ट टेकर बन जाते हैं कि जिसने टेस्ट देना है, तो उस वक्त वो आपको इसको डाउनलोड देते हैं जिसमें आप पासवर्ड वगैरह देकर अपने कंप्यूटर पर भी इसको चला सकते हैं। तो ये ब्लू बुक में फिर आप मुख्तलिफ टेस्ट उन्होंने फ्री दिए हैं जो वो उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ भी है कि मैनी टेस्ट टूल्स फॉर स्टूडेंट्स। अब इस ब्लू बुक के अंदर ब्लू बुक को स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट है, और जो आप जाहिर है जब आप टेस्ट देंगे, जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जब आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी, डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे आप। डाउनलोड तो ये फ्रीली वैसे भी हो जाती है बगैर अकाउंट के, लेकिन वो इंस्टॉल होने के फौरन बाद आपसे पासवर्ड और ये चीज़ें मांगेगी ताकि उसे पता हो कि ये या तो कॉलेज का अकाउंट चल रहा है या स्टूडेंट जो हमें फीस पे कर चुका वो है। तो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, मार्क फॉर रिव्यू। यानी कि बाद का जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो आप फील करते हैं कि इस स्टूडेंट को मैंने इस क्वेश्चन को मैंने प्रॉपरली नहीं किया, इसको मैं बाद में देखूंगा, तो आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, बल्कि उस पर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं मार्क फॉर रिव्यू पर, और उसका साइन आ जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 पर देखें, ये साइन रेड साइन लगा हुआ है, ये मार्क फॉर रिव्यू है। जो ऊपर ये जो 3 दिए हुए हैं इसमें देखें पहला साइन ही मार्क फॉर रिव्यू है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते और आप चाहते हैं कि मैं बाद में आकर इसको सॉल्व करूंगा दोबारा से, तो आप बेशक आंसर दिया है या नहीं दिया, आप आंसर दे भी सकते हैं और मार्क फॉर रिव्यू भी लगा सकते हैं। तो आपने मार्क व्यू लगा दिया, तो जब आप के पास एंड पर आप चाहते हैं कि अब मैं सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करूं, या कम से कम वो क्वेश्चन जिनको मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था दोबारा देखना था मैंने उन्हें, तो आप ये देखिए कि नीचे ये दिया हुआ है, इसको क्लिक करते हैं तो वो क्वेश्चन जो आपने मार्क फॉर रिव्यू रखे थे वो सामने आपके आ जाते हैं। आप उनके आंसर को चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आपने आंसर नहीं दिया था तो उसका आंसर दे भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखें कि ये है इस साइड के ऊपर पहला, ये साइन जिस क्वेश्चन पर आएगा, ये मार्क फॉर रिव्यू की स्क्रीन खुलेगी जब, तो ये जो साइन है ये आपको बताता है कि आप इस वक्त इस क्वेश्चन पर हैं। अच्छा, फिर आते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू होता है कि आप किसी चीज को क्रॉस कर देते हैं, जैसे इलिमिनेशन मेथड है। इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आप सारे ऑप्शन देखते हैं,
और लगता है कि ये वाला नहीं है, आप उसे क्रॉस कर देते हैं। तो आप बी ऑप्शन को देखते हैं, आप फील करते हैं कि ये भी आंसर नहीं है, आप उसे क्रॉस कर देते हैं। फिर सी ऑप्शन को देखते हैं कि हाँ यार ये आंसर है, आप उसका आंसर देते हैं, आप बाकियों को एलिमिनेट करते हैं। तो स्क्रीन पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, यानी कि आप कहते हैं कि ये इसका आंसर नहीं है, और मार्क फॉर रिव्यू कर दें फिर उसको। अगर आप इस तरह से करते हैं कि स्ट्राइक थ्रू कर दिया, इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, फिर जो ऑप्शन है अगर आप आंसर दे देते हैं ठीक है। लेकिन अगर आप उसे मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं तो ये जो स्ट्राइक थ्रू है ये आपको दोबारा मिलेंगे, यानी कि स्क्रीन जब खुलेगी रिव्यू के लिए तो आपने जिनको एलिमिनेट किया था वो एलिमिनेशन भी नजर आएगी, आप उसे चेंज भी कर सकते हैं और जो आंसर देना चाहें वो दे सकते हैं। और स्ट्राइक थ्रू के लिए यहां पर आप क्लिक करते हैं। फिर टाइमर, टेस्टिंग टाइमर, ये बिल्कुल टॉप के ऊपर ये टाइमर चल रहा है, यानी कि आपको बार बार घड़ी देखने की या इन चीज़ों की टाइम की सेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी टॉप स्क्रीन के टॉप के ऊपर टाइम चल रहा होता है, तो आपको पता होता है कि मैं इस मॉड्यूल में कहाँ पर हूँ, क्योंकि ये मॉड्यूल वाइज होता है, टेस्ट वाइज नहीं होता। हर मॉड्यूल का टाइम आता है, 0 से शुरू होता है और जितना टाइम है वहां तक ही जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक इशू पैदा होता है, और वो इशू क्या है, और वो इशू क्या है कि बाज का स्टूडेंट फील करता है कि मुझे टाइम की वजह से प्रेशर बिल्ट हो रहा है, यानी कि बंदे फील करते हैं कि थोड़ा टाइम रह गया, थोड़ा टाइम रह गया, तो वो प्रॉब्लम में आते हैं और एंजाइटी फील करते हैं। तो उसके लिए उनका हल ये है कि इन्हीं टाइम के नीचे देखें हाइड का बटन लगा हुआ है। अगर आप फील करते हैं कि मैंने टाइम नहीं देखना, मैंने सुकून से टेस्ट करना है, तो आप इसको हाइड कर दें। जब आप इसे देखना चाहें तो अनहाइड कर दें, ये दोबारा नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप टाइम की मैनेजमेंट जरा इजीली कर लेते हैं। फिर आते हैं कैलकुलेटर। मैथ के सेक्शन में कैलकुलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि स्टूडेंट जो है ना ये अमूमन पूछते हैं कि कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं। तो डिजिटल सेट में बिल्ट इन कैलकुलेटर अवेलेबल है, और ये ग्राफिक कैलकुलेटर है, यानी कि इसमें आप ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको भी ड्रा कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ये जो स्क्रीन पर आएगा डेस्मॉस, ये ग्राफिक कैलकुलेटर आपको अवेलेबल होगा। इस पे आप ग्राफ लाइन भी बना सकते हैं, कर्व्स भी बना सकते हैं, प्लॉट पॉइंट्स भी कर सकते हैं, एक्स और वाई की इंटरसेप्ट की या इनकी लोकेशन भी ले सकते हैं। तो ये कंपैरेटिवली बहुत आसानी प्रोवाइड करता है, क्योंकि पेपर बेस में बाज़ औक़ात हमें एक्स के अगेंस्ट वाई के कोऑर्डिनेट लेने होते थे, तो वहां पर बहुत मुश्किल होती थी, अंदाजा लगाया जाता था। जबकि यहाँ पर बिल्कुल आसानी से आप लोकेट कर सकेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर है। फिर रेफरेंस शीट, जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि सेट में आप फार्मूले रखने की जरूरत नहीं है, कि सेट में अब आपको बहुत ज़्यादा फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये पेपर बेस में भी ये वाली जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है वाइट में, ये पहले भी अवेलेबल होती थी, क्योंकि सेट बेसिकली जनरल टेस्ट है। ये आपके साइंटिफिक नॉलेज पर बेस नहीं करता, जनरल एबिलिटीज पर, आपकी थिंकिंग स्किल्स पर, हाउ टू डील विद द सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। तो वो ज्योमेट्री के खास तौर पर ये सारे फार्मूले आपको रेफरेंस शीट में मिल जाएंगे, यानी कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, वो लिखा हुआ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बिल्कुल शुरू के दरिए देखेंगे दिया। तो इस तरह से जो फार्मूले पूरे टेस्ट में यूज होने हैं ज्योमेट्री के खास तौर पर, वो आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, कुछ फैक्ट्स भी मिल जाएंगे। देखें पहली लाइन के अंदर ही आप देखें कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ आर्क इन अ सर्कल 360 डिग्री, द नंबर ऑफ रेडियंस ऑफ आर्क इन ए सर्कल, ये देखें इसकी वैल्यू भी दी हुई है। इसी तरह से जो कॉमनली इस्तेमाल होने वाले हैं थर्ड लाइन में कि टोटल एंगल सम ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये सारी चीजें मौजूद हैं, और इनकी मदद से ही आप सारे पेपर को हल कर सकते हैं। अलबत्ता जहन में रखें
कि बार बार रेफरेंस शीट पे जाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फार्मूला यूज होना है। अगर आपको पहले से फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी के साथ और जल्दी कर सकेंगे। और ये फार्मूले अमूमन स्टूडेंट्स को याद होते हैं, अगर नहीं याद तो ये इन्हें याद जरूर करें। हाँ, आपको कंफ्यूजन हो रही है तो रेफरेंस शीट पर जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं। लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी होता है कि ये आपको याद हो, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। वो बार बार रेफरेंस शीट पे जाना, तो भाई किस चीज की जरूरत है आपको, आपको याद ही नहीं आएगा कि मुझे कौन सी चीज चाहिए। तो वो जबकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी, फार्मूले आपको याद होंगे, उनके पैरामीटर्स याद होंगे, मुख्तलिफ फैक्ट्स याद होंगे, तो आप आसानी से कर सकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्योमेट्री का हर फार्मूला याद करें, हर फैक्ट याद करें। नो, एक जनरल सेट, बिल्कुल आसान आसान सी चीजें जो है सेट में होती हैं, और फार्मूले ये आपके सामने लिखे हुए होते ही हैं। फिर है एनोटेशन। अब एनोटेशन क्या चीज है, यानी कि हाइलाइटर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर पे तो आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लेते थे चीजें। जब पुराना सेट होता था तो स्टूडेंट जब टेस्ट देने जाता था तो उसने अगर किसी चीज को हाईलाइट करना है तो वो उसे अंडरलाइन कर देता था पेंसिल से या जिस तरह भी, क्योंकि उसके सामने पेपर होता था, पेन या पेंसिल उसके पास होती थी, वो हाईलाइट करता जाता था। यहाँ पर स्क्रीन पर उन्होंने हाईलाइटर प्रोवाइड कर दिया आपको। खास तौर पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो बाज़ औक़ात आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है, ताकि चीज़ों को जो ना रिकॉल करना आसान हो। जब आप पैसेज के एंड पर पहुंचते हैं तो पीछे जाकर रिकॉल करने के बजाय हाईलाइटर को देख लिया जाता है, और इस तरह से आपके लिए आसानी प्रोवाइड हो जाती है। तो किसी भी पार्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आप उसको बार बार ढूंढें मत। अब लास्ट चीज चल रही है, और आप देखेंगे आपकी सेट हेल्प क्या करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेट का अच्छा स्कोर आपके लिए दुनिया भर में एजुकेशन के और कैरियर बनाने के दरवाजे खोल देता है। क्योंकि अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आप जिस इंस्टीट्यूशन में भी अप्लाई करेंगे वो आपको कंसीडर करेगा। हत्ता कि अगर आपका एकेडमिक स्कोर यानी कि 11th ग्रेड, 12th ग्रेड, ए लेवल, ओ लेवल में स्कोर मॉडरेट भी है तो वो आपको कंसीडर करते हैं और बाज़ औक़ात प्रेफरेंस देते हैं। तो इस तरह से हर इंस्टीट्यूशन आपको अट्रैक्ट करता है कि आप हमारे पास हैं। और अगर आप अमेरिका वगैरह में देखें तो वहाँ तो वो स्कोर खुद ढूंढते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर बहुत अच्छा है तो वो उसे कॉल करते हैं कि आप हमारे पास एडमिशन लें। तो इस तरह से आपके पास बहुत अच्छे इदारे में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपका स्कोर है। और याद रखें कि ये वर्ल्ड वाइड है। अगर आप डोमेस्टिक हैं, पाकिस्तान में ही हैं तब भी, या आप जिस कंट्री में भी हैं तब भी आपके लिए हेल्पफुल है कि आपको कोई ना कोई इदारा जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे वो अट्रैक्ट करेगा। और अगर आप अक्रॉस द बाउंड्रीज यानी कि फॉरेन में जाना चाहते हैं तब भी ये आपकी हेल्प करेगा, और बहुत अच्छा स्कोर आपके एडमिशन की गारंटी बन जाता है। फिर इसके अलावा चॉइसेस आपके बदल जाएंगे। मतलब आपका स्कोर अच्छा नहीं है, खुदा ना खास्ता, तो आप देखेंगे आप एक अच्छे इदारे में अप्लाई ही नहीं करेंगे, आपका चॉइस बदल गया। लेकिन अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आप कहेंगे कि मैं छोटे कम रेप्यूटेड इदारे में क्यों जाऊं, मैं बड़े अच्छे इदारे में अप्लाई करता हूं। तो इस तरह से इसका जो स्कोर है वो आपको गाइड करता है आपके चॉइसेस को, कि आप अप्लाई कहाँ करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका स्कोर क्या है। तो ज्यादा अच्छा स्कोर है तो जाहिर है आप अच्छे इदारे की तरफ जाएंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशन, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज की तरफ जाएंगे। और आपका स्कोर कम है तो आप खुद ब खुद अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर लेंगे। और बेहतर ये होता है कि सेट का स्कोर इम्प्रूव किया जाए। अगर आप एकेडमिक में और एफ में या ए लेवल, ओ लेवल में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और सेट का स्कोर खुदा ना खास्ता कम है, तो आप रिवाइज करें, दोबारा दें। अपने पोटेंशियल के मुताबिक स्कोर होना चाहिए, जहां आप फील करें कि यस दिस इज द रैशनल स्कोर, इतना स्कोर मेरा आ सकता था और आया है। अगर उससे बहुत कम है तो आप दोबारा दें। तो इस तरह से आप अपने चॉइसेस को मेंटेन रखें। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि वर्ल्ड वाइड जो स्कॉलरशिप्स हैं बाज़ औक़ात
सेट का बहुत अच्छा स्कोर आपके स्कॉलरशिप का बाइस बन जाता है। खासतौर पे फॉरेन में कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो सेट के स्कोर की बेस पे आपको स्कॉलरशिप देती हैं। ये हर दुनिया के हर मुल्क में होता है कि जो स्टूडेंट बहुत अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो सेट का अच्छा स्कोर भी आपको क्वालिफाई करा सकता है फॉर स्कॉलरशिप। फिर आते हैं रीटेकिंग की तरफ। रीटेकिंग यानी कि दोबारा टेस्ट देना। जैसे मैंने अभी कहा कि आप रिवाइज कर लें, दोबारा टेस्ट दें, तो दोबारा टेस्ट दिया जा सकता है या नहीं? यस, आप जितनी दफा चाहें टेस्ट दे सकते हैं। अलबत्ता महीने महीने का गैप होता है हर टेस्ट में। जाहिर है इमीडिएटली आपको अगले हफ्ते तो टेस्ट नहीं मिलेगा, वो गैप के साथ होता है, नई डेट कुछ पीरियड के बाद आती है। तो आप रीटेक कर सकते हैं, जितने दफा चाहें दोबारा टेस्ट दिया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें ये बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब पता लगता है कि पहली दफा आपका स्कोर कम था लेकिन दूसरी दफा ज्यादा है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज कौन सा टेस्ट का स्कोर एक्सेप्ट करेगा? तो वो हाईएस्ट स्कोर को एक्सेप्ट किया जाएगा। मसलन अगर आपका पहली दफा ज्यादा स्कोर था, आपने पहली दफा 400 स्कोर किया और आपने कहा कि नहीं, मैं दोबारा टेस्ट देता हूं, मैंने इससे ज्यादा स्कोर करना है, और अनफॉर्चुनेटली आपका स्कोर 1200 आता है सेकंड में। दिस इज फर्स्ट टेस्ट, ये सेकंड अटेम्प्ट है आपकी। तो अब आप परेशान मत हो, ये स्कोर काउंट नहीं होगा, आपका ये वाला स्कोर ही काउंट होगा। बेशक मोस्ट रीसेंट सेट ये है लेकिन ये काउंट होगा, यानी कि जो ज्यादा नंबर जिस स्कोर टेस्ट में आ रहे हैं उसका स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है। तो दोबारा टेस्ट देने से आपको लॉस कभी नहीं होता। यानी कि अगर आपका दोबारा अनफॉर्चुनेटली कम भी आ जाए देन देयर इज नो प्रॉब्लम, आपका फर्स्ट स्कोर ही काउंट हो जाएगा। अलबत्ता ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पर जहाँ डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सेट की फ़ीस बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप कितनी दफ़ा सेट देने में लिमिट लग जाएगी। तो यू विल हैव टू पे फी अगेन टू टेक दिस सेट अगेन, यानी कि एक ही फीस में दोबारा टेस्ट नहीं होगा, आपको हर दफ़ा फीस देनी होगी, और सेट की फीस डॉलर्स में होने की वजह से पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा बन जाती है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहिए, बशर्ते कि आप फील करते हैं कि ये मेरे पोटेंशियल से कम स्कोर है और किसी रीज़न के तहत, अब मैं आप उस टाइम परेशान हो गए थे, आप जो है ना कंफर्टेबल नहीं थे, घर में कोई प्रॉब्लम था, ना ना करे, तो ये वाली चीज़ें सामने रखकर आप सोचते हैं कि नहीं यार मेरा स्कोर सही नहीं है, तो आप दोबारा दे सकते हैं। लेकिन अगर वो आप फील करेंगे यार ये इतना मेरा स्कोर बहुत है, मेरी इतनी ही काबिलियत है, गो के कोई शख्स अपने आप को कहता नहीं है कि मेरी काबिलियत कम है, लेकिन इंसान को बहरहाल खुद फीलिंग हो जाती है, तो उसकी बेस पे वो डिसीजन करे कि मैंने टेस्ट देना है या नहीं दोबारा। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.